अस्सलामुअलैकुम नादरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा पाकिस्तान टीवी। नादरीन, जैसे कि आपको याद होगा कि एक और कमसिन बच्ची का केस जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है, उसका केस मैंने आपके सामने पेश किया था कि 12 साल 8 महीने की बच्ची है और उसे 45 साल के खालू ने झूठ बयान करके किस तरह से वो ले गए। मज़ीद तफसीलात जो हैं मेरे साथ बिनते आरिफ की जो वालदा हैं वो मौजूद हैं। मैं उनसे मुख्तसरन पूछूंगी कि किस तरह से वो बच्ची को उठा के लेके गए और आज अदालत में क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा मुख्तसरन बताइए कि आपकी बच्ची के साथ क्या हुआ था। मेरी बच्ची को धोखे से घर से लेके गए हैं और उसके बाद बच्ची का पता नहीं चला। उसके बाद इन लोगों ने निकाह कर दिया उसका, और इस आदमी का ये तीसरा निकाह है। सगा खालू है? जी, सगा खालू है। उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र कम से कम 40 या 45 साल होगी। तो अगर इस्लाम भी देखा जाए तो सगे खालू से तो शादी मुमकिन नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्रिश्चनों में भी नहीं है और आप लोगों में भी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जब वो मुसलमान करके उसको शादी कर रहे हैं तो क्या वो नमाज भी पढ़ता है, रोज़े भी रखता है, वाकई मुसलमान हो गया है? जी नहीं, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए होता है। ना नमाज़ पढ़ता है ना कुछ करता है। ये रहता है कृष्णों में, ये सिर्फ अपने बचाव के लिए करता है। और ये इसका तीसरा निकाह है और इसकी 2 बीवियाँ पहले भी रो रही हैं इसको। ये पूरी फैमिली साथ मिली हुई है। अच्छा, आज जो आप लोग आए हैं उसका थोड़ा सा मुझे हाल अहवाल बताएं कि आज क्या हुआ कोर्ट में। जी अभी तो क्या बता सकती हूँ, मैं पहले इतनी परेशान हूँ। ये बोल रहे हैं कि डेट आगे कर दी है। क्यों परेशान है, किस वजह से परेशान है? हमसे परेशानी अपनी शेयर कीजिए। परेशान इसलिए क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। एक छोटी सी बच्ची का कैसे निकाह हो सकता है? कौन से कानून में लिखा हुआ है या कौन सी अदालत में है ये जो सब मिल के बच्ची के साथ जुल्म कर रहे हैं? और ये इनका वकील भी साथ मिला हुआ है। उस दिन भी ये आया था और बच्ची को ऐसे घूर घूर के देख रहा था। बच्ची उसी दिन से डरी हुई है। वकील का क्या काम है इस तरह देखना? ये पैसों के लिए सब कर रहे हैं। नाज़रीन, मेरे साथ बिनते आरिफ के वालिद भी हैं। मैं उनसे पूछूंगी कि वो क्या काम करते हैं और किस तरह से उनकी ज़िंदगी इस गुर्बत में और महंगाई के दौर में गुज़र रही है। उस पे उनके साथ ये सानेहा हो गया तो वो किस तरह से यहाँ तक आए हैं, उन्होंने क्या किस तरह की तकलीफ़ें झेली हैं। भाई, आप बता रहे थे मुझे ऑफ कैमरा कि मैं जो काम पे जाता था, प्राइवेट काम करता हूँ, वो काम पे नहीं जा रहा हूँ और मैं आज भी किसी से किराया उधार लेके जी थोड़ा सा मुझे बताइए अपनी ज़बानी। ये मैं किराया भी शहर में किसी से पकड़ के लेके आया हूँ मैं, और गरीब आदमी खाने गहरे के चक्कर में नहीं मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन अभी मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया। गरीब आदमी सर में। तो आपको क्या लगता है आपकी अदालत से इंसाफ मिलेगा? ये मेरे तो कोशिश है कि हमें इनका इंसाफ मिलना चाहिए। नाज़रीन, एक गरीब मज़दूर इंसान जिसकी पूरी दौलत ही उसकी बच्ची है और किस तरह से वो यहाँ पहुँचे। वालिदैन तो बिल्कुल सख्ते में हैं, कुछ सही से बात भी नहीं कर पा रहे। हमारे साथ मौजूद है इस केस को जो देख रहे हैं 2 वकला, एक ख़ातून वकील हैं और एक जेंट्स हैं। हम उनसे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस केस को जो है जनाब एडवोकेट अपना हसन आफरीदी साहब जो हैं वो बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं और हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आज क्या हुआ वो थोड़ी सी डिटेल आप तक पहुँचाएँ। अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो आपके सामने सारी सूरत हाल है कि आज जो जज साहब थे वो छुट्टी पे थे और वो नहीं आए। तो लिंक जज के पास जो है वो पुटअप किया गया इस मैटर को। जब लिंक जज साहब के पास ये पुटअप किया गया तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने बहुत अच्छे से इस केस को सुना भी और सारे सवाल के मुझे उसी तरीके से जवाब दिए जो हमने जज साहब से कही, और जो उन्होंने सारी बातें कही बिल्कुल एक डिटेल में जाकर जो एक जज को सुनना चाहिए उन्होंने उसी हिसाब से किया। बट उन्होंने एक सिंपली तौर पे एक डेट दे दी। उन्होंने ये कहा कि जो 164 पे जो आपके जो कंसर्न जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने जो बात कही है, जो ऑर्डर हुआ है, बस उसी पे है। मैं आपको शॉर्ट दे देता हूँ और शो कॉज नोटिस जो है वो दोबारा फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए आईओ के लिए जो है वापस निकाला गया है। और शॉर्ट डेट के बाद ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे जो होगा वो फिर जैसा आपने कहा कि उनके सामने आप ये सारी बातें रखें, आपको बिल्कुल जो है वो सुना जाएगा। बच्ची को जो है वो प्रोटेक्शन के हवाले से भी हमने बात की काफ़ी, और जो सारी बातें कही उन्होंने ये कहा कि मैं जो है वो इस पर 164 जो ऑर्डर हो चुका है उसके ऊपर मज़ीद हम जो ना वो कोई नहीं कर सकते। मज़ीद ये है कि आप जो कंसर्न मजिस्ट्रेट हैं उसके पास जो है नेक्स्ट डेट पे हम आपको छोटी डेट दे देते हैं, आप उसके बाद फिर जो ना वो। हसन साहब, जहाँ मुझे याद है कि
लास्ट पहली दफ़ा जब मेरी आपसे तफसीली बात हुई थी तो आपने कहा था कि मैंने आज भी शौकत नोटिस जो है आईओ को दिलवाया है। तो ये आईओ इतनी बड़ी तोप चीज़ है कि वो अदालत के शौकत नोटिस पे नहीं आ रहे और आज फिर एक और शौकत नोटिस, क्या मतलब है? वो कोई अदालतों से ज़्यादा बड़ा होता है क्या ये आईओ? देखें, लास्ट टाइम भी यही हुआ था, जो आईओ थे वो नहीं आए थे। उससे पहले भी जो था बच्ची को और अक्यूज़ को जो पकड़ा था और उनको लाकर थाने में पेश किया था, वो भी उनके पेरेंट्स ने और उनके रिलेटिव ने किया था। आईओ ने इसमें कोई उसकी खिदमत नहीं है, कोई इस तरह की उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। लास्ट 3-4 डेट से जो है वो एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं फाइनल रिपोर्ट्स के ऊपर। लास्ट डेट पे उनको 15 डेज़ का टाइम मिला है, उसके बावजूद उन्होंने ना ही DNA रिपोर्ट दी है, ना ही उन्होंने मेडिकल कोई रिपोर्ट आकर दी है, और आज फिर उन्होंने जो है ना वो टाइम मांगा है। तो इससे स्ट्रिक्टली उनके खिलाफ अभी जो दोबारा फिर शौकत नोटिस निकला है, अब शॉर्ट डेट दी उन्हें। तो नेक्स्ट डेट पे हम जज साहब से यही कहेंगे कि आप कोई हमें शॉर्ट डेट की जो है ना वो नीड नहीं है, आप इस पे काइंडली ऑर्डर करें, क्योंकि हमने इनसे भी, इस जज साहब से भी यही कहा था कि आप बच्ची को प्रोटेक्शन के लिए जो है ना वो कोई ऑर्डर कर दें, उसको प्रोटेक्शन में रखें, और उसके बाद जो है वो बाकी जो भी आपने काम करने हैं, चाहे DNA करवाना है, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, कोई भी काम है, किसी तरह का जो भी प्रोसीडिंग्स चलनी है, उसके लिए हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप एटलीस्ट बच्ची को जो है वो प्रोटेक्शन में रखें। तो उन्होंने ये कहा है कि देखें, अभी 164 के ऊपर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है वो कंसर्न मजिस्ट्रेट ने की है। तो इस पे यह है कि मैं शौकत नोटिस कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो हम शॉर्ट डेट दे रहे हैं, नेक्स्ट डेट में आप ये कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास ये बात कीजिएगा, वो इसको जो ना उसी तरीके से चलाएँगे और इंशाल्लाह फिर जो होगा वो आपके सामने होगा। हसन साहब, ये कौन सा तरीक़ा है कि आईओ तो इतना ज़्यादा तोप चीज़ बने हुए हैं और वो अदालती अहकामात को नहीं मान रहे हैं? और मुझे सिर्फ एक चीज़ क्लियर कर दें कि जब मगविया कोई भी बाजियाब होती है या होता है तो फ़ौरी तौर पर MLO होता है, तो इस बच्ची का हुआ क्या? लास्ट डेट जो हमारी हुई थी उससे 2-4 दिन पहले जब ये मुहर्रम की छुट्टियां होनी थी, तो उन दिनों जो है वो वहाँ पे मेडिकल के लिए उन्हें लेकर गए थे। तो कुछ चीज़ें उनकी हुई थी, कुछ नहीं हुई थी, बाकी कुछ चीज़ें रह गई थी, वो भी उन्होंने इस वजह से कराई, टाइम को जानबूझकर इस तरीके से किया ताकि बच्ची कोर्ट में पेश ना हो सके सैटरडे वाले दिन। फिर संडे वाले दिन उन्होंने मजिस्ट्रेट के स्पेशल मजिस्ट्रेट के पास पेश किया, और उस दिन ये है कि सारे रास्ते वगैरह सब चीज़ें ब्लॉक थी, सिग्नल्स जो नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें एक इस तरीके से की ताकि बच्ची जो है वो टाइम पे कोर्ट के सामने पेश ना हो सके। उसको डरा कर, उसको धमका कर कहा कि आपने ये लाजमी ये बयान देना है, वो दिलवा कर 164 की स्टेटमेंट भी और जज के सामने जो बयान दिलवाना था उस बच्ची को डरा कर उन्होंने बयान ले लिया। देखें, कोई भी मैं हूँ, आप हैं, कोई भी जो शख्स है वो डरा कर, धमकी में आकर अपना बयान चेंज कर देता है। तो उस बच्ची जब 13 साल की, 12 साल 8 महीने की बच्ची है, आप उसको डराएंगे, वालिदैन की धमकियाँ देंगे, हम तुम्हारे वालिदैन को मार देंगे, ये सब चीज़ें, तो वो बच्ची जाहिर सी बात है वो तो डर के मारे वो सहम जाएगी, वो तो बयान देगी अपना। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें करके वो बयान ले लिया, और उस दिन ये है कि वो कुछ चीज़ें हुई थी। अब ये DNA के लिए 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया गया, मेडिकल के लिए, जो कि काफ़ी इतना ज़्यादा टाइम था कि उन्हें अब जो है टाइम की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, बट उसके बावजूद वो आज नहीं आए और जानबूझकर वो डिले किए जा रहे हैं। ये शौकत नोटिस निकला है, नेक्स्ट डेट पे इंशाल्लाह उसके लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए उनसे कहेंगे जज साहब से कि कोई भी इनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकाला जाए, ताकि ऐसे तो इस तरह चलता जाएगा तो फिर जो पुलिस है वो तो लोगों के लिए और हम सब के लिए जो है वो एक ज़रिया होती है, हमारे मुहाफ़िज़ होते हैं। जब वही इस तरीके से इतना इस चीज़ को नहीं देखेंगे और डिले पे डिले करते जाएंगे, तो आज इन बच्ची के साथ हुआ है तो कल को हमारे घर में भी बच्चियाँ हैं, उनके घर में भी बच्चियाँ हैं जो आईओ होंगे, जाहिर सी बात है उनके वो भी वालिदैन वाले होंगे, तो ऐसे सबके घर में होती है। तो इस तरीके से जो है ना ये क्राइम ये बढ़ता जा रहा है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए हर चीज़ के ऊपर। नाजरीन, बिनते आरिफ का जो केस है उसे जहां एडवोकेट हसन आफरीदी साहब देख रहे हैं, वहीं मोहतरमा एडवोकेट आरफीन भी इस केस को बहुत अच्छी तरह देख रही हैं। और मैं कमरा अदालत में थी तो मैं आफरीदी साहब तो बहुत अच्छे दलाइल देते ही हैं, लेकिन आज मैंने मैडम को देखा, मैडम भी बहुत दबंग स्टाइल में बात कर रही थी और काफ़ी हद तक वो जज को कायल करने में कामयाब हुई है। मैं ख़ास तौर पे उस हवाले से कि मैडम ने दलाइल दिए कि जब सगी खाला ज़िंदा है तो ना क्रिश्चनों में शादी हो सकती है ना मुसलमानों में। तो मैं मैडम से सवाल करूँगी कि मैडम ये बताएँ, ये जो है मुसलमानों में मुझे कंफर्म है कि खालू से शादी नहीं हो सकती बसूरत दीगर के खाला ज़िंदा हो, तो आपका क्या कहना है? हमारा बिल्कुल, इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने मुसलमान होकर इस्लाम कबूल कर फिर ही इन्होंने शादी की है। तो अगर देखा जाए तो अगर इस्लाम के को ये अपना ढाल बना रहे हैं या इस्लाम को लेकर चलें, तो इस्लाम में अगर ये देखा जाए कि जब खाला ज़िंदा होती है तो आप खालू से
शादी नहीं कर सकते हैं, ये टोटली इलीगल है। तो इंशाल्लाह ये है कि क्योंकि वकील साहब इस पे बहुत ज़्यादा बहस कर रहे थे कि महरम है ना महरम है जो भी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हियरिंग पे हमारा ये होगा कि किसी अच्छे मुफ्ती साहब से ये बाकायदगी से हम ला के दिखाएंगे कि जी खाला के शौहर से शादी एब इनिशो इजाज़त ही नहीं है, जायज़ ही नहीं है। तो इंशाल्लाह आगे बेहतर होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी पेचीदगियाँ हैं और लोग जो है दीन को, मज़हब को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि उनका दीन पे चलने का कोई उनसर नज़र नहीं आ रहा होता। तो बिल्कुल जो आफरीदी साहब हैं बहुत दुख से जो है वो जज के सामने भी कह रहे थे। आप ख़ुद कहिए। देखें, मुसलमान होकर शादी करना और फिर खाला और ये देखें, ये बातें ये तो अंडरस्टूड है, ये बात की बात है। आप देखें 13 साल की बच्ची है, वो बालिग ही नहीं हुई है, ना हमारा कानून इजाज़त दे रहा है, ना ही हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है। आप उसे किस शादी करके फिर उसे डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है, उस अक्यूज़ को जो उसको अगवा की, उसको रेप की, किस बदनीयती की नीयत से उसको लेकर गया। तो ये सारी चीज़ें मैटर रखती हैं और इन पे जब तक स्ट्रिक्टली एक्शन, लास्ट वीडियो में जो आपकी से बात हुई थी उसमें भी मैंने यही कहा था, जो इस तरह के निकाह ख्वाह हैं, जो बग़ैर देखे बच्ची की जो है ना वो निकाह करवा देते हैं और फ्री विल करवा देते हैं, उनके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए कि उन्हें सख्त से सख्त सज़ा है, ताकि इस तरह की जो शादियाँ होती हैं वो ना हो। बच्ची से ज़बरदस्ती आप मुसलमान भी कर देते हैं। 13 साल की बच्ची को आप किस तरीके से, वो क्या सोच कर मुसलमान हो रही है, उसके जहन में क्या है। तो इन चीज़ों पर स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए कि 13 साल की बच्ची है, आप शादी हो जाती है और उसके बाद फिर यह है कि वो मुसलमान हो गई है। और वो जो अब्बास नामी शख्स है जो 40 साल से भी बड़ा है, वो इसकी ये तीसरी शादी है और सबको ये इसी तरीके, खुद भी क्रिश्चियन है और उनसे जो 2 पहली शादियाँ हुई हैं वो भी क्रिश्चियन है। उनको पहले मुसलमान करता है, उसके बाद शादी कर लेता है, क्योंकि ये है कि क्रिश्चियनिटी में एक से ज़्यादा आप शादी नहीं कर सकते। उसके बाद अब ये सगी खाला से शादी थी और उसी बच्ची को आप जो है ना वो शादी के लिए कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर जब तक स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं किया जाएगा तो इसी तरीके से बहाना बनाकर बच्चियों को जो है वो शादियाँ की जाएंगी, बाद में जो है उनको बाहर स्मगल कर दिया जाता है, पैसों के ऊपर भेज दिया जाता है या उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं और उन वीडियोस से पैसा कमाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कि साइकिल है, एक सर्किल है। जब तक इनके ऊपर एक स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लिया जाएगा ना, तब तक हम जो है हम तो ना हम सुकून से बैठेंगे, ना ही हम उन लोगों को इस तरीके से सुकून लेने देंगे उनके खिलाफ। मैडम आप कुछ कह रही थी। मैंने कहा ये स्टार्टिंग से ही ये इलीगल काम है। इंशाल्लाह हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि हम आप जैसे लोग होंगे, जैसे पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स आज उठे हैं। इस तरह बहुत सी बच्चियां होती हैं जो कि जिनके पेरेंट्स को दबा दिया जाता है, जिनको छुपा दिया जाता है। FIR तो करती हैं लेकिन आगे वो काम नहीं होता। तो इस तरह जैसे पेरेंट्स हैं, आज वो हमारा साथ दे रहे हैं, हम ये केस कर रहे हैं, तो जैसे आप हमारा साथ दे रही हैं, तो इस तरह हमारे जो लोग हैं जो देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि हमें स्ट्रांगली थोड़ा फेवर हो, हमें भी सपोर्ट बैक से सपोर्ट मिले कि हाँ हो रहा है, अदरवाइज़ हम भी ढीले पड़ जाएंगे। तो जिस तरह हसन ने आपको बताया कि इस तरह ये पूरा गैंग चल रहा है, और जी बिल्कुल ये एक गैंग है, आज ये एक केस नहीं है, इस तरह बहुत सी केसेस हैं। आज कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कहीं भी आप देख लें, आज 1-2 हुए हैं, जैसे दुआ जहरा का हुआ, निमरा का हुआ, या आज हमारे पास जरिश का हो रहा है। तो इस तरह से आवाज़ उठाई जा रही है, तभी ये काम आगे हो रहा है, वरना तो आगे चलकर ये और भी मतलब हो सकता है कि ख़राबी हो जाए आगे। जी हाँ नाज़रीन, वकील साहिबा का यही कहना है कि हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपना हिस्सा डाल रहे हैं, वालिदैन भी इस्तेकामत से खड़े हैं। हमें अगर आवाम की, आप लोगों की सपोर्ट होगी, जिस तरह से आपने बिनते काजिम के लिए आवाज़ उठाई, तो यकीनन ये बच्ची जिसको घर से उठा के ले जाया गया है, माँ को झूठ बोल के, इतनी दीदा दलेरी से हमारे घर से ही हमारी बच्चियाँ उठाई जा रही हैं, तो इस तरह से फिर ये एक रिवायत बन जाएगी। तो हमें इन मुजरिमों को पकड़वाना है, इनको सज़ा दिलवानी है और इनको इबरत का निशान बनवाना है।